Hello friends and welcome to my YouTube channel. This is Vibha Kavath and here in this lecture we are going to discuss about the Chhattisgarh Cooperative Society Act 1960. छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 एक्ट नंबर 17 ऑफ 1961 का अधिनियम संख्या 17। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में जिसमें दिया गया है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। इसके अंदर सेक्शन 3 टू सेक्शन 18A आता है, धारा नंबर 3 से 18A तक। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शंस इन दिस चैप्टर। धाराओं के विषय में विवरण। सेक्शन 3 में दिया गया है रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में। धारा 3 में रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी के बारे में दिया गया है। सेक्शन 4 में दिया गया है सोसाइटीज विच में बी रजिस्टर्ड। धारा 4 में ऐसी समितियां जो पंजीकृत हों के विषय में विवरण है। सेक्शन 5 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लिएबिलिटी। धारा 5 में सीमित या इस असीमित देयत वाली समितियों का पंजीकरण के विषय में विवरण है। सेक्शन 6 में दिया है कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। धारा 6 में पंजीकरण की शर्तों के बारे में दिया गया है। सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। धारा 7 में पंजीकरण के लिए आवेदन के विषय में विवरण है। सेक्शन 8 में पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस के बारे में दिया है। धारा 8 में कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने की रजिस्ट्रार की शक्ति के विषय में विवरण है। सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। धारा 9 में पंजीकरण के बारे में दिया गया है। सेक्शन 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है। धारा 10 में सोसाइटियों का वर्गीकरण के विषय में विवरण है। सेक्शन 11 में अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज ऑफ सोसाइटी के बारे में दिया है। धारा 11 में किसी समाज के उपनियमों में संशोधन के विषय में विवरण है। सेक्शन 12 में पावर टू डायरेक्ट अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज के बारे में दिया है। धारा 12 में उपनियमों में संशोधन के विषय में निर्देश देने की शक्ति के विषय में विवरण है। सेक्शन 13 में चेंज ऑफ नेम दिया है। धारा 13 में नाम का परिवर्तन के विषय में विवरण है। सेक्शन 14 में सर्टेन सर्टिफिकेट्स टू बी कंक्लूसिव एविडेंस के बारे में दिया गया है। धारा 14 में कुछ प्रमाण पत्र निर्णायक साक्ष्य होने चाहिए, इस विषय में विवरण है। सेक्शन 15 में चेंज ऑफ लिएबिलिटी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड और वाइसा वर्सा। धारा 15 में समाज के दायित्व को सीमित या असीमित इसके विपरीत बदलना। सेक्शन 16 में दिया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। धारा 16 में समितियों का पुनर्गठन। सेक्शन 16A में कोलैबोरेशन बाय द सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है। धारा 16A में समाजों द्वारा सहयोग के बारे में विषय में विवरण है। सेक्शन 16B में पार्टनरशिप ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है, समाजों की भागीदारी। सेक्शन 16C में गवर्नमेंट पावर टू मेक स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में दिया गया है। धारा 16C में जनहित में पुनर्गठन की योजना बनाने की सरकार की शक्ति के बारे में दिया गया है। सेक्शन 17 में कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ लिएबिलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में दिया गया है। धारा 17 में देनदारियों के पुनर्भुगतान और समाजों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता या व्यवस्था के विषय में विवरण है। सेक्शन 18 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। धारा 18 में पंजीकरण रद्द करना के विषय में विवरण है। सेक्शन 18 में डी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। धारा 18A में सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द करना के विषय में विवरण है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट विच इज रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स। रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी। सेक्शन 3 तीन सब सेक्शन में डिवाइडेड है, 3(1), 3(2) एंड 3(3). तो देखते हैं, चलिए। 3(1) द स्टेट गवर्नमेंट shall appoint person to be registrar of the cooperative society for the state
and may appoint one or more officers of the following category to assist him, namely, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, अर्थात एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार। और ई है सच अदर कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, अधिकारियों की ऐसी अन्य श्रेणियों जो विहित की जाएं। सेक्शन 3(2) इसमें दिया गया है द ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू असिस्ट द रजिस्ट्रार शैल विद इन सच एरिया एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई exercise such power and perform such duties conferred and imposed on the registrar by or under this act as the state government may by special or general order direct. रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के भीतर जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त और अधिरोपित ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे, प्रोवाइडेड दैट नो ऑफिसर अदर देन एडिशनल रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार शैल बी डायरेक्टेड टू एक्सरसाइज द पावर टू हियर अपील्स अंडर सेक्शन 78, बशर्ते अतिरिक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार के अलावा किसी अन्य अधिकारी को धारा 78 के तहत अपील सुनने की शक्तियां का उपयोग करने की निर्देशित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 3 में दिया गया द ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू असिस्ट द रजिस्ट्रार शैल बी सबऑर्डिनेट टू हिम एंड शैल वर्क अंडर हिज गाइडेंस, जनरल गाइडेंस एंड सुपरविजन एंड कंट्रोल। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे और उसके सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करेंगे। सेक्शन 4 सोसाइटीज विच में बी रजिस्टर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ सोसाइटी विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर और general welfare in accordance with cooperative principle or a society established with the object of facilitating the operation of such a society may be registered under this act. ऐसी समितियां जो पंजीकृत हों, तो कैसी समितियां पंजीकृत होगी? इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों की आर्थिक हित का संवर्धन या उनके सामान्य कल्याण का संवर्धन करना है, या ऐसी सोसाइटी के संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कोई सोसाइटी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकेगी। सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लिएबिलिटी, सीमित या असीमित देयता वाली समितियों का पंजीकरण। अ सोसाइटी विच में बी रजिस्टर्ड विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लिएबिलिटी प्रोवाइडेड अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट द लिएबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ विच अनदर सोसाइटी इज अ मेंबर शैल बी लिमिटेड। एक सोसाइटी सीमित या असीमित दायित्व के साथ पंजीकृत हो सकती है, परंतु जब तक राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, तब तक
उस सोसाइटी का दायित्व सीमित होगा जिसका कोई अन्य समाज सदस्य नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 6 कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण की शर्तें। No society other than a society of which another society is a member shall be registered under this act until it consists of at least 20 members competent to contract under section 11. Section 11 में दिया गया है amendment of bylaws of a society of the Indian Contract Act 1872, 9th section of 1872, and belonging to 20 different families, not being near relation, and where the object of the society include creation of fund to be lent to its members, unless such person save where the registrar by general or special order otherwise direct reside in same town or village or in compact group of villages. पंजीकरण की शर्तें। इस अधिनियम के अधीन कोई भी सोसाइटी जिसकी कोई अन्य समाज सदस्य है तब तक पंजीकृत नहीं होगी जब तक कि उसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 9 की धारा 11 में दिया गया है किसी समाज के उपनियमों में संशोधन के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम और 20 अलग अलग परिवारों से संबंधित कम से कम 20 व्यक्ति ना हो, जिसके निकट संबंध ना हो और जहां समाज के उद्देश्यों में उनके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजन शामिल हो। जब तक ऐसे व्यक्ति जहां रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश देते हैं उसी शहर या गांवों के एक कॉम्पैक्ट समूह में रहते हैं। Provided that a society formed exclusively for the benefit of a student may be registered, notwithstanding that members of such society may not have attained the age of majority according to the law to which they are subject, परंतु विशेष रूप से छात्रों के लाभ के लिए गठित एक सोसाइटी पंजीकृत की जा सकती है, इसके बावजूद कि ऐसे समाज के सदस्यों ने उस कानून के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो जिसके अधीन वे हैं। Provided further that the registrar may relax the condition of minimum membership to the society which is organized for welfare of employees of their organization and establishment, बशर्ते रजिस्ट्रार उस सोसाइटी को न्यूनतम सदस्य की शर्तों में छूट दे सकता है जो किसी संगठन प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयोजित की जाती है। Provided also that in case of primary society there shall be at least 33% women member at the time of registration, बशर्ते कि प्राथमिक सोसाइटी के मामले में पंजीकरण के समय कम से कम 33% महिला सदस्य होनी आवश्यक है। Provided also that the registrar may for sufficient reason relax the condition of the prescribed percentage of women, परंतु यह भी कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों के निर्धारित प्रतिशत की शर्तों में छूट दे सकता है। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2। The word limited or its equivalent in any Indian language shall be the last word in the name of every society registered with limited liability under this act। धारा 6 की उपधारा 2 किसी भी भारतीय भाषा में सीमित या इसके समकक्ष शब्द इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व के समय के साथ पंजीकृत प्रत्येक समाज के नाम का अंतिम शब्द होगा। सेक्शन 7 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए आवेदन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 For the purpose of registration, an application to register a society shall be made
to the registrar in the prescribed form and shall be accompanied by 4 copies of the proposed bylaw of the society. The person by whom or on whose behalf such application is made shall furnish such information in regard to the society as the registrar may require. पंजीकरण के प्रायोजनों के लिए किसी सोसाइटी को पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को किया जाएगा और इसके साथ सोसाइटी के प्रस्तावित उपनियमों की 4 प्रतियां होंगी। वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया गया है समाज के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसका रजिस्ट्रार को आवश्यकता हो। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 द एप्लीकेशन शैल बी साइंड। धारा 7 की उपधारा 2 आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फर्स्ट, इन केस ऑफ अ सोसाइटी विच no other society is a member by at least 10 persons qualified in accordance with the requirement of section 6 conditions of registration। ऐसी सोसाइटी के मामले में जिसके कोई अन्य सोसाइटी सदस्य नहीं है। इसमें धारा 6 पंजीकरण की शर्तें की अपेक्षाओं के अनुसार योग्य कम से कम 10 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। In case of society which is a member of registered society by a duly authorized person on behalf of such registered society where all the members of the society are not registered society by 10 other member or when there are less than 10 other member by all of them। ऐसी सोसाइटियों के मामले में जिसमें कोई सदस्य एक पंजीकृत सोसाइटी है, ऐसी प्रत्येक पंजीकृत सोसाइटी की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और जहां सोसाइटी के सभी सदस्य पंजीकृत सोसाइटी नहीं है 10 अन्य सदस्यों द्वारा या जब उन सभी के द्वारा 10 से कम अन्य सदस्य हैं। सेक्शन 8 पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चन। कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने की रजिस्ट्रार की शक्ति। Where in connection with the formation, registration or continuation of a society or admission of a person as a member of society any question arises। क्या क्या questions हो सकते हैं? Whether a person is a agriculturist or not, whether any person resides in a particular area or not, whether a person belongs to particular caste or occupation or not, or such questions pertaining to eligibility of a person to become a member of society. Such questions shall be decided by registrar and his decision shall be final। कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने की रजिस्ट्रार की शक्तियाँ। जहाँ किसी सोसाइटी के गठन, पंजीकरण या बने रहने या किसी व्यक्ति की सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, कोई व्यक्ति विशेष क्षेत्र से है या नहीं, कोई व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का है या व्यवसाय से संबंधित है या नहीं, या किसी समाज के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से संबंधित अन्य प्रश्न। ऐसे प्रश्न का निर्णय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर 4 सबसेक्शंस आते हैं। सेक्शन 9 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के बारे में। इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज complied with the provision of this act and the rules and that its proposed bylaw are not contrary to this act or rules, he may register the society and its bylaw with such modification as he may consider necessary। यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है और उसके प्रस्ताव उपनियम इस अधिनियम या नियमों के विपरीत नहीं है, तो वह सोसाइटी और उसके उपनियमों को ऐसे संशोधन के लिए पंजीकृत कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। Provided that no society shall be registered if he is
in the opinion of registrar, it is likely to be economically unsound or is likely to have adverse effect upon any other society. परंतु कोई भी सोसाइटी पंजीकृत नहीं की जाएगी यदि रजिस्ट्रार की राय में यह आर्थिक रूप से अस्वस्थ होने की संभावना है या किसी अन्य समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 where the registrar refuses to register a society or its bylaw, he shall communicate the order of refusal together with reasons therefor to the first signatory to the application। जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी या उनके उपनियमों को पंजीकृत करने से इनकार करता है, वह आवेदन के पहले हस्ताक्षरकर्ता को उनके कारणों के साथ इनकार के आदेश की सूचित करेगा। सेक्शन 9 उप सबसेक्शन 3 द रजिस्ट्रार शैल टेक अ डिसीजन विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी। धारा 9 की उपधारा 3 रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर निर्णय लेगा। Provided that where there is a failure on the part of registrar to dispose of such application within the period as foresaid, the registrar shall, within the period of 15 days from the date of expiration of that period, refer the application to higher officer, and where the registrar himself is the registering officer, he will refer to state government, who or which, as the case may be, shall dispose the application within 2 months from the date of its receipt, and on the failure of such higher officer or state government, as the case may be, to dispose of the application within that period, the society and its bylaw shall be deemed to have been registered, बशर्ते कि जहां रजिस्ट्रार की ओर से उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटान करने में विफलता होती है, रजिस्ट्रार उस अवधि की समाप्ति के तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को संदर्भित करेगा, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं राज्य सरकार को पंजीकरण अधिकारी है, जो जैसे भी मामला हो, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर उसका निपटान करेगा, और ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार, जैसे भी मामला हो, द्वारा उस अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफल रहने पर सोसाइटी और उसके उपनियमों को पंजीकृत माना जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 The registrar shall maintain the register of the society registered or deemed to be registered under this act। रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझे गई सोसाइटियों की रजिस्टर रखेगा। सेक्शन 9A सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मौजूदा सहकारी समितियों की बचत। इसके अंदर 2 सबसेक्शंस आते हैं, सेक्शन 9A सबसेक्शन 1, सेक्शन 9A सबसेक्शन 2। धारा 9A उपधारा 1, धारा 9A उपधारा 2। चलिए देखते हैं सेक्शन 9A सबसेक्शन 1। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 repealed act shall be deemed to have been registered under corresponding provision of this act and bylaw framed thereof, so far as the same are not inconsistent with the express provision of this act, shall continue to be in force until unaltered or rescinded। धारा 9A की उपधारा 1, इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 निरस्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति को इस अधिनियम के तदनुरूप
उपबंधों के अधीन पंजीकृत समझा जाएगा और उसके बनाए गए उपनियम जहाँ तक वे इस अधिनियम के स्पष्ट उपबंधों से असंगत न हो तब तक लागू रहेगा जब तक कि उन्हें परिवर्तित या निरस्त नहीं किया जाता। सेक्शन 9A की सबसेक्शन 2 Every cooperative society registered under this act shall within a period of 6 months from the date of coming into force of this act delete or amend such bylaws as are inconsistent with the provision of amending act and make such further bylaws as may be necessary having regard to provision of this and previous amending act। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के 6 माह के अवधि के भीतर ऐसे उपनियमों को हटाएगी और संशोधित करेगी जो इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों से असंगत है और इस और पहले संशोधन अधिनियम के उपबंधों के संबंध में ऐसे और उपनियम बनाए जो आवश्यक हो। सब सेक्शन 10 क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज सोसाइटियों का वर्गीकरण। द रजिस्ट्रार शैल क्लासीफाई ऑल द सोसाइटी अंडर वन और मोर फॉलोइंग हेड्स नेमली। रजिस्ट्रार सभी सोसाइटियों को निम्नलिखित शीर्षों में से एक या अधिक शेषों के अधीन वर्गीकृत करेगी। फर्स्ट है कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोक्ता समाज। दूसरा है फार्मिंग सोसाइटी हिंदी में भी बोलेंगे। थर्ड है फेडरल सोसाइटी, संघीय समाज। फोर्थ है सेंट्रल सोसाइटी, केंद्रीय समाज। फिफ्थ है हाउसिंग सोसाइटी, इसको हिंदी में भी हाउसिंग सोसाइटी ही बोलेंगे। सिक्स्थ है मार्केटिंग सोसाइटी, हिंदी में विपणन समिति। सेवेंथ है मल्टीपर्पज सोसाइटी, बहुउद्देशीय सोसाइटी। एट्थ है प्रोड्यूसर सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी। नाइन्थ है प्रोसेसिंग सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी। टेंथ है रिसोर्स सोसाइटी ही बोलेंगे हिंदी में। 11th है जनरल सोसाइटी, सामान्य समाज। और 12th है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। प्रोवाइडेड दैट a society formed with the object of facilitating the operation of any particular class of the society shall be classified as a society of that class। परंतु किसी विषय वर्ग के समाजों के संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से संगठित किसी समाज को उस वर्ग के समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। Section 10 subsection 1A The registrar may further classify the society falling under any of the head specified in subsection 1 under the following head namely रजिस्ट्रार उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आने वाली सोसाइटियों को निम्नलिखित शीर्षों के तहत आगे वर्गीकृत कर सकता है। फर्स्ट है एपेक्स सोसाइटी, सेकेंड है सेंट्रल सोसाइटी और थर्ड है प्राइमरी सोसाइटी, प्राथमिक समाज। द रजिस्ट्रार फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग may alter the classification of any society from one head to another। रजिस्ट्रार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी समाज में वर्गीकरण को एक प्रमुख से दूसरे सिर में बदल सकता है। The decision of the registrar in respect of classification of societies shall be final। सोसाइटियों के वर्गीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा। सेक्शन 11 अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी किसी समाज के उपनियमों में संशोधन। No amendment of the bylaw of a society shall be valid until the same has been registered
under this act, for which purpose of 4 copies of the proposed amendment shall be forwarded in the prescribed manner to the registrar. किसी सोसाइटी के उपनियमों का कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत न हो जाए, जिसके प्रायोजन के लिए प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतियां रजिस्ट्रार को विहित रूप से अग्रेषित की जाएगी। Subsection 2. If the registrar is satisfied, then the proposed amendment is not contrary to this act or the rules and is not against the aims and objective of the society or any its existing bylaws, he may register the amendment. यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या नियमों के विपरीत नहीं है और सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों या इसके किसी मौजूदा उपनियमों के खिलाफ नहीं है, तो वह संशोधन दर्ज कर सकता है। The registrar shall not refuse to register an amendment of the bylaws without giving an opportunity to the applicant society for being heard. If he decides to refuse to register an amendment, he shall communicate the order of refusal together with reason therefor to the society within 45 days from the date of receipt of the proposal. रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी की सुनवाई का अवसर दिए बिना उपनियमों के संशोधन को पंजीकृत करने से इनकार नहीं करेगा। यदि वह संशोधन दर्ज करने से इनकार करने का निर्णय लेता है, तो वह प्रस्ताव की प्रति की तारीख से 45 दिन के भीतर सोसाइटी को इसके कारण के साथ इनकार का आदेश सूचना देगा। Provided that where there is a failure on the part of the registrar to dispose of such application within the period as aforesaid, the registrar shall, within a period of 15 days from the date of expiration of that period, refer the application to the next higher officer, and where the registrar himself is the registering officer, to the state government, who or which, as the case may be, shall dispose the application within 2 months from the date of its receipt. And on the failure of such higher officer or state government, as the case may be, to dispose to the application within that period, the amendment of the bylaws shall be deemed to have been registered. परंतु यदि रजिस्ट्रार की ओर से उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटान करने में विफलता होती है, तो रजिस्ट्रार उस अवधि की समाप्ति की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन को अलग उच्च अधिकारी को भेजेगा और जहां रजिस्ट्रार स्वयं पंजीकरण अधिकारी है, राज्य सरकार को भेजेगा। जो जैसा भी मामला हो, आवेदक की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर उनका निपटान करेगा और ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा उस अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में विफल रहने पर उपनियमों को संशोधन पंजीकृत माना जाएगा। सेक्शन नंबर 12, पावर टू डायरेक्ट अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज। उपनियमों में संशोधन का निर्देश देने की शक्ति। Notwithstanding anything contained in this act or rules or bylaws on the request of more than 50% of the member of the society, or if the registrar considers that an amendment of bylaw of society is necessary or desirable in the interest of such society, he may, by an order in writing to be served on the society in the prescribed manner, require the society to make amendment within 60 days. उपनियमों में संशोधन का निर्देश देने की शक्ति। इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी के 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर, या यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि ऐसे समाज के हित में सोसाइटी के उपनियमों में संशोधन आवश्यक या वांछनीय है,
तो वह लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी को निर्धारित रीति से सेवा कर सकेगा। सोसाइटी को 60 दिन के भीतर संशोधन करने की आवश्यकता है। Subsection 2. If the society fails to make the amendment within the time specified by the registrar, after giving the society an opportunity of being heard and after soliciting the opinion of such apex federal society as may be notified by the state government, register such amendment and issue a certified copy thereof to such society, provided that the provision of this section shall not apply in the case of urban cooperative bank. यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी शीर्ष संघीय सोसाइटी की राय मांगने के बाद जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ऐसे संशोधन दर्ज कर सकती है और ऐसी सोसाइटी को उनके प्रति जारी कर सकती है, बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान शहरी सहकारी बैंकों के मामले में लागू नहीं होंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या दिया है? चेंज ऑफ नेम, नाम का परिवर्तन। A society may by an amendment of its bylaw change its name, but such change shall not affect any right or obligation of the society or of any of its member or past member or deceased member or render defective any legal proceeding by or against the society and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against the society by its new name. कोई सोसाइटी अपने उपनियमों में संशोधन करके अपना नाम बदल सकती है, लेकिन ऐसा परिवर्तन सोसाइटी के किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या उसके किसी भी सदस्य या पिछले सदस्यों या मृत सदस्यों के किसी भी अधिकार या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा या सोसाइटी द्वारा या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा और कोई भी कानूनी कार्रवाई जो सोसाइटी द्वारा या उसके खिलाफ उसके नए काम से जारी या शुरू की गई हो। सेक्शन 14, इसके अंदर 4 सबसेक्शंस आते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सेक्शन 14 है सर्टेन सर्टिफिकेट्स टू बी कंक्लूसिव एविडेंस, कुछ प्रमाण पत्र निर्णायक साक्ष्य होने चाहिए। कैसे कैसे पत्र निर्णायक साक्ष्य होने चाहिए? Where a society is registered or deemed to be registered under this act, the registrar shall issue a certificate of registration signed by him, and such certificate shall be conclusive evidence that the society therein mentioned has been duly registered unless it is proved that registration of the society has been subsequently cancelled. जहाँ कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या पंजीकृत समझी गई है, वहाँ रजिस्ट्रार उसके द्वारा हस्तांतरित पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लेख किया सोसाइटी का विधिवत पंजीकरण तब तक किया गया है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि सोसाइटी का पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है। Provided that where a society is deemed to be registered under this act, the registrar shall issue a certificate of registration within 60 days from the date on which it was deemed to be registered. बशर्ते कि जहाँ की सोसाइटी को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाता है, रजिस्ट्रार उस तारीख के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा जिस तारीख को इसे पंजीकृत माना गया है। Subsection 2. No society shall commence business unless it has obtained a certificate of registration under subsection 1, and every member of such society carrying on business in contravention of this subsection
shall be severely liable for all liabilities incurred in such business. कोई भी सोसाइटी तब तक व्यवसाय शुरू नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा 1 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है और इस उपधारा का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय करने वाला ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य ऐसे व्यवसाय में की गई सभी देनदारियों के लिए अलग अलग उत्तरदायी होगा। सबसेक्शन 3 में दिया है when the registrar registers an amendment of the bylaw of the society under section 11, section 11 में दिया है amendment of bylaws of a society and section 12 में दिया है power to direct amendment of bylaws. He shall issue to the society a copy of the amendment registered by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered. जब रजिस्ट्रार धारा 11 किसी समाज के उपनियमों में संशोधन या धारा 12 उपनियमों में संशोधन का निर्देश देने की शक्ति के अधीन किसी सोसाइटी के उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करता है तो वह सोसाइटी को उसके द्वारा पंजीकृत संशोधन की एक प्रति जारी करेगा जो निर्णायक प्रमाण होगा कि वह विधिवत पंजीकृत है। सबसेक्शन 4 में दिया है वेयर अ सोसाइटी चेंजेस इट्स नेम अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में दिया है चेंज ऑफ नेम। द रजिस्ट्रार शैल अमेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली which shall be conclusive evidence that the change of name is duly registered. जहाँ कोई सोसाइटी धारा 13 नाम के परिवर्तन के तहत अपना नाम बदलती है, रजिस्ट्रार तदनुसार पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन करेगा जो निर्णायक सबूत होगा कि नाम का परिवर्तन विधिवत पंजीकृत है। Now let's discuss section 15. Change of liability of society from limited to unlimited और vice versa. समाज के दायित्व को सीमित या असीमित या इसके विपरीत बदलना। Subject to the provision of section 11, amendment of bylaws of the society. A society may by an amendment of its bylaw change its liability from limited to unlimited or from unlimited to limited. धारा 11 किसी समाज के उपनियमों में संशोधन के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सोसाइटी अपने उपनियमों में संशोधन करके अपने दायित्व को सीमित से असीमित या असीमित से सीमित में बदल सकती है। No such amendment shall be registered by the registrar unless he is satisfied that रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई संशोधन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संतुष्ट ना हो। फर्स्ट है 21 days notice has to be given to every member of the society and to any person or class of the person whose interest may in the opinion of registrar be affected by the change. सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को 21 दिनों का नोटिस दिया गया जिसके हित रजिस्ट्रार की राय में हो सकते हैं, परिवर्तन में से प्रभावित हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी सच मेंबर और पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार इज एंटाइटल्ड टू नोटिस। ऐसे प्रत्येक सदस्य या व्यक्ति के संबंध में जो रजिस्ट्रार की राय में नोटिस का हकदार है। अगर रजिस्ट्रार प्रीवियस कंडीशन से सेटिस्फाई है तो क्या होगा? आइदर हिज एसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू द चार्ज और इज डीम्ड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द वर्च्यू ऑफ हिज फेलियर टू ऑब्जेक्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। या तो परिवर्तन के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है या नोटिस की तारीख 21 दिन के भीतर आपत्ति करने में उसकी विफलता के कारण प्राप्त किया गया माना जाता है। इफ़ ही ऑब्जेक्ट्स यदि वह आपत्ति करता है तो क्या होगा? ही इज़ अलाउड टू विड्रॉ हिज शेयर इफ़ ही इज़ ए मेंबर। वह यदि वह सदस्य है तो अपना हिस्सा वापस लेने की अनुमति है। दूसरा क्या होगा? दैट हिज डेब्ट और क्लेम हैज़ बीन डिस्चार्ज or has been determined or has been secured to
the satisfaction of the registrar within 3 months from the date of receipt of object if he is a creditor. यदि वह लेनदार है तो आपत्ति प्राप्त होने के तारीख के 3 महीने के भीतर उसके ऋण या दावे का भुगतान कर दिया गया है या निर्धारित किया गया है या रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। Provided that the registrar may, in the case of any person or class of person for special reason to be recorded, dispense with the notice required by this subsection. परंतु रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मामले में विशेष कारणों से दर्ज किए जाने के लिए इस उपधारा द्वारा अपेक्षित नोटिस को हटा सकता है।
चलिए देखते हैं सेक्शन 17B में क्या दिया है। लिएबिलिटी ऑफ न्यू बैंक टू रीपे टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन notwithstanding anything contained in this act where a cooperative bank is being insured bank within the meaning of Deposit Insurance Corporation Act 1961. Section number 47 of 1961 is amalgamated or in respect of which a scheme of compromise or arrangement of the reconstruction or reorganization has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank under subsection 2 of section 16 of this act. The bank with which such insured bank is amalgamated or new cooperative bank formed after such amalgamation, or as the case may be the insured bank or transferee bank, shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 the Deposit Insurance Corporation Act 1961 सेक्शन नंबर 47 ऑफ 1961। चलिए देखते हैं इसका मतलब हिंदी में। इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए जहां जमा बीमा अधिनियम 1961 का धारा संख्या 47 के अंतर्गत एक बीमित बैंक होने के नाते सहकारी बैंक को सम्मिलित किया जाता है या जिसके संबंध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की योजना को मंजूरी दी गई है और जमा बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के तहत बीमित बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है। जिस बैंक में 7 ऐसे बीमित बैंक का सम्मेलन किया जाता है या ऐसे सम्मेलन के बाद गठित नया सहकारी बैंक या जैसे भी मामला हो, बीमित बैंक या हस्तांतरित बैंक या का यह दायित्व होगा कि वह निक्षेप बीमा निगम अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट सीमा तक और रीति से परिस्थितियों में निक्षेप बीमा निगम को पुनर्भुगतान करे। सेक्शन 18 में दिया है कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण रद्द करना। कैसे रद्द होगा? द रजिस्ट्रार shall make an order cancelling of the registration of the society if he transfer the whole of its asset and liability to another society or amalgamates with another society or divide itself into 2 or more society, or it is deregistered under the provision of subsection 1 of section 18A, or it is wound up under section 69. The society shall from the date of such order of calculation be deemed to be discovered and shall cease to exist as the corporate body. पंजीकरण रद्द करना का मतलब है कैसे होगा? रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकरण को रद्द करने की आदेश देगा यदि वह अपनी पूरी संपत्ति और देनदारियों को किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित करता है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलित करता है या खुद को 2 या 2 से अधिक समितियों में विभाजित करता है या इस धारा 18A की उपधारा 1 के प्रावधान के तहत पंजीकृत किया जाता है या इसे धारा 69 के तहत बंद कर दिया जाता है। निरस्तीकरण के ऐसे आदेश की तारीख से सोसाइटी को भंग माना जाएगा और कॉर्पोरेट निकाय के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सबसेक्शन 2 में क्या दिया है? Notwithstanding anything contained in this act, if any proceeding related to winding up or dissolution of a society are pending immediately before the commencement of this act, such proceeding shall, after such commencement, be disposed in accordance with the provision of law
अंडर विच सच सोसाइटी वॉज रजिस्टर्ड और डीम टू बी रजिस्टर्ड। इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि किसी समिति को बंद करने या भंग करने से संबंधित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने से ठीक होने के पहले लंबित है तो ऐसे प्रारंभ के बाद ऐसी कार्यवाही का निपटान विधि के उन उपबंधों के अनुसार किया जाएगा जिसके अधीन ऐसी सोसाइटी पंजीकृत थी या पंजीकृत मानी गई थी। सेक्शन 18A में क्या दिया है? डी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज, सोसाइटियों का पंजीकरण रद्द करना। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट एनी सोसाइटी इज रजिस्टर्ड ऑन misrepresentation made by applicants or where the word of the society is completed or the purpose for which the society has been registered are not served, he may, after giving an opportunity of being heard to the chief promoter, the committee and the member of the society, deregister the society। यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि सोसाइटी आवेदकों द्वारा की गई गलत बयानी पर पंजीकृत है या जहां सोसाइटी का काम पूरा हो गया है या जिन उद्देश्यों के लिए सोसाइटी पंजीकृत की गई है वे पूरे नहीं हुए हैं, तो वह मुख्य प्रमोटर समिति सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के बाद सोसाइटी का पंजीकरण रद्द करें। When a society is deregistered under the provision of subsection 1, the registrar may not, withstanding anything contained in this act, make such incidental and consequential order, including appointment of official assignee as the circumstances may require। जब उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किया जाता है तो क्या होगा? रजिस्ट्रार इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे अनुषंगित और परिणामी आदेश दे सकेंगे जिसमें शासकीय असाइनी की नियुक्ति भी शामिल रहेगी, जैसे कि परिस्थितियों में अपेक्षित हो। चलिए देखते हैं सबसेक्शन 3 में क्या दिया है। सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, द ऑफिशियल असाइनी शैल रियलाइज द एसेट एंड लिक्विडेट द लिएबिलिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year from the date he takes over the charge of property, asset, book, record and other document. The period as foresaid may at the discretion of registrar be extended from time to time, so however that the total period does not exceed 3 years in aggregate। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए सरकारी असाइनी संपत्ति, परिसंपत्तियां, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेज का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिसंपत्तियों की वसूली करेगा और देयताओं का परिसमापन करेगा। उपयुक्त अवधि रजिस्ट्रार के विवेक पर समय समय पर बढ़ाई जा सकती है, हालांकि कुल अवधि कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक ना हो। सबसेक्शन 4 में क्या दिया है? द ऑफिशियल असाइनी शैल बी पेड सच रिम्यूनरेशन एंड अलाउंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सहकारी असाइनी को ऐसे पारिश्रमिक और भत्तों के भुगतान किया जाएगा जो विहित किए गए जाएं। सबसेक्शन 5 में दिया गया है द पावर ऑफ रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय अदर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उपधारा 1 और 2 के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां का प्रयोग सहकारी समिति के संयुक्त रजिस्ट्रार के रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Statement 1. The registrar shall register societies that comply with the provision of rules under section 10 of Cooperative Act। कथन ए में क्या दिया है? रजिस्ट्रार उन समितियों को पंजीकृत कर सकता है जो सहकारी अधिनियम की धारा 10 के तहत नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करती है। और रीज़न में क्या दिया है? सोसाइटी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड
if he in the opinion of registrar it is financially weak। कोई सोसाइटी पंजीकृत नहीं की जाएगी यदि रजिस्ट्रार की राय में वह आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इसका आंसर है डी, ए गलत है और बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रजिस्ट्रार फेल्स टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विद इन द as for said period and he himself is a registering officer there, then to whom will he direct? यदि रजिस्ट्रार उपरोक्त अवधि के भीतर सोसाइटी पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटान करने में विफल रहता है और वह स्वयं या पंजीकरण अधिकारी है तो वह किसे निर्देशित करेगा? ए गवर्नर राज्यपाल को, बी स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार को, सी अपने हायर ऑफिसर को किसी उच्च अधिकारी को, या डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसका आंसर है राज्य सरकार को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ फेलियर बाय सच हायर अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द टाइम पीरियड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट विल द एप्लीकेशन बी डिस्पोज्ड ऑफ? ऐसे उच्च पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा समय अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफलता के मामले में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर आवेदन का निपटान किया जाएगा? विद इन 15 डेज, विद इन 45 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 2 मंथ्स। तो इसका आंसर है विद इन 2 मंथ्स। In which society of Chhattisgarh Cooperative Society Act 1960 classification of societies is mentioned? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के किस अनुभाग के अधिनियम 1960 में समाजों के वर्गीकरण का उल्लेख है? सेक्शन 10 धारा 10, सेक्शन 11 धारा 11, सेक्शन 12 धारा 12, सेक्शन 13 धारा 13। तो इसका आंसर है सेक्शन 10 धारा 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 10A ऑफ द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 द रजिस्ट्रार डज नॉट फॉल अंडर एनी हेड। सोसाइटीज कैन फर्दर क्लासिफाइड एज। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10A के तहत रजिस्ट्रार किसी भी शीर्षक के अंतर्गत नहीं आता है। सोसाइटी को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है इन रिसोर्स सोसाइटी संसाधन समाज में, इन टॉप सोसाइटी शीर्ष समाज में, इन प्रोसेसिंग सोसाइटी प्रसंस्करण समाज में, इन सेंट्रल सोसाइटी केंद्रीय समाज में, इन प्राइमरी सोसाइटी प्राथमिक समाज में। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कौन सा कथन सत्य है? 2, 4 और 5। इन टॉप सोसाइटी, इन सेंट्रल सोसाइटी एंड इन प्राइमरी सोसाइटी। शीर्ष समाज में, केंद्रीय समाज में और प्राथमिक समाज में। स्टेटमेंट ए रजिस्ट्रार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एप्लीकेंट सोसाइटी। नो पर्सन शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर एनी अमेंडमेंट टू द बायलॉज इन रजिस्टर विदाउट गिविंग सच नोटिस। विवरण ए रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना दिए बिना रजिस्ट्रार में उप नियमों में किसी भी संशोधन को दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। इसका रीज़न देखते हैं। इफ़ ही रिफ्यूजेस टू एंटर द अमेंडमेंट इन द रजिस्टर ही शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल अलॉन्ग विद द रीज़न टू द सोसाइटी विद इन 45 डेज। इसका कारण देखते हैं। यदि वह रजिस्ट्रार में संशोधन दर्ज करने से इनकार करता है तो वह 45 दिनों के भीतर सोसाइटी को कारणों के साथ इनकार करने के आदेश की सूचना देगा। तो ऑप्शन ए में क्या है? बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी में क्या दिया है? बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। बी में क्या दिया है? कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन
कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में क्या दिया है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी में क्या दिया है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 अमेंडमेंट इन द बाय लॉ विद विल बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ मेंबर। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत 1960 के अनुरोध पर उपविधि में संशोधन किया जाएगा कितने प्रतिशत सदस्यों के लिए? 50%, 25%, 66.66%, 33.33%। तो इसका आंसर है 50%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 13 ऑफ छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के बारे में व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम अंडर। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 13 नाम परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? A सोसाइटी कैन चेंज इट्स नेम बाय अमेंडिंग इट्स एक्ट। कोई भी सोसाइटी अपने अधिनियम में संशोधन करके अपना नाम बदल सकती है। B है अफेक्ट ऑफ राइट ऑफ मेंबर, फॉर्मर मेंबर और डिसीज मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सदस्यों, पूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। A society will be able to changes its name by amending it by law. एक सोसाइटी अपने उपनियमों में संशोधन करके अपना नाम बदल सकेगी। To change the name of the society, consent of 1/3 members is required. सोसाइटी का नाम बदलने के लिए 1/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो इसका आंसर है A society will be able to change its name by amending its bylaw. एक सोसाइटी अपने उपनियमों में संशोधन करके अपना नाम बदल सकेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोजल पास्ड रिगार्डिंग कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत समितियों के सहयोग के संबंध में पारित प्रस्ताव के संबंध में सही कथन है। फर्स्ट, through a resolution passed by members present and voting in the general meeting of cooperative society. एक सहकारी समिति की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव में माध्यम से। Through a resolution passed by 2/3 of the members present and voting in the general meeting of cooperative society. एक सहकारी समिति की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से। थर्ड है थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय 1/2 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक सहकारी समिति की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 1/2 द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक सहकारी समिति की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 हुज इज प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जनहित में सहकारी बैंक के पुनर्गठन के मामले में किसका पूर्व अनुमति आवश्यक है? फर्स्ट एपेक्स बैंक, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ है रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 द प्रोविजन फॉर changing the liability of the society from limited to unlimited or from unlimited to limited has been made। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत
सीमित के दायित्व को सीमित से असीमित या असीमित से सीमित करने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 13 धारा 13, सेक्शन 14 धारा 14, सेक्शन 15 धारा 15, सेक्शन 16 धारा 16। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 15 धारा 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 15(1) ऑफ छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, 21 days notice has been given to every member of the society and to any person or class of person whose interest may, in the opinion of registrar, be affected by the change, who gives the information regarding this conversation। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 15(1) के तहत समिति के प्रत्येक सदस्य और ऐसे किसी भी व्यक्ति या वर्ग को जिनके हित रजिस्ट्रार की राय से प्रभावित हो 21 दिन का नोटिस दिया गया है। इस रूपांतरण के बारे में जानकारी कौन देता है? ए. रजिस्ट्रार, बी. स्टेट गवर्नमेंट, सी. अपेक्स बैंक, डी. कलेक्टर। तो इसका सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिलेशन टू विच सोसाइटी द डिसीजन टू रिकॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ इन द अकॉर्डेंस विद द छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट 1960 मीन्स। किसी समाज के संबंध में छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित करने के निर्णय का अर्थ है। अफेक्टेड सोसाइटी, प्रभावित समाज, रिजल्टिंग सोसाइटी, परिणामी समाज, अपेक्स सोसाइटी, शीर्ष समाज, प्रोसेसिंग सोसाइटी, प्रोसेसिंग सोसाइटी। इसका आंसर है अफेक्टेड सोसाइटी, प्रभावित समाज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट 1960, इफ अ मेंबर और पर्सन हैज एन ऑब्जेक्शन टू द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ liability, then the debt or claim will be satisfactorily discharged। सहकारी अधिनियम 1960 के तहत यदि किसी सदस्य या व्यक्ति को दायित्व अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रार से आपत्ति है तो ऋण या दावे को संतोषजनक निर्वहन किया जाएगा। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। तो इसका आंसर है 3 महीने के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, द रिलेशन ऑफ वेस्टिंग ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटी ऑफ ईच अफेक्टेड सोसाइटी इन द रेस्पेक्टिव रिजल्टिंग सोसाइटी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत प्रत्येक प्रभावित समाज की अस्तियों और देयताओं को संबंधित परिणामी समितियों में निहित करने का संबंध सही है। ए. टर्मिनेशन ट्रांसफर एक्ट 1882, समाप्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882। बी. इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908। सी. ए और बी बोथ, और डी. नाइदर बी नाइदर ए। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज। समझौते व्यवस्था पर विचार कीजिए सदस्यों के दायित्व और समाजों के पुनर्निर्माण के टॉपिक में। फर्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन द रजिस्ट्रार ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ऑर्डर of state government will be able to give order to attend the meeting। एक सोसाइटी के रजिस्ट्रार और उसके लेनदारों या किसी के बीच समझौता राज्य सरकार के आदेश के आधार पर उनकी श्रेणी बैठक में शामिल होने के आदेश दे सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है द टोटल अमाउंट ऑफ असेसमेंट पेएबल टू द क्रेडिटर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट सच मेजॉरिटी meeting on a majority of 3/4 of the member present and voting in the person is researchable। लेनदारों को देय मूल्यांकन की कुल राशि बहुमत पर ऐसी बहुमत बैठक में उपस्थित और मतदान व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 शोध योग्य होगा। द एबव स्टेटमेंट आर फॉल्स। उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो इसका आंसर है ओनली 1 इज रॉन्ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, व्हेन द रजिस्ट्रार orders a meeting to consider a compromise arrangement between a society and its creditor or any section of the society, notice of this to whom does the registrar give? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी और उसके लेनदारों या समाज के किसी भी वर्ग के बीच समझौते व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक बैठक का आदेश देता है, इस बात की सूचना रजिस्ट्रार किसे देगा? अपेक्स बैंक, सिविल कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सिविल कोर्ट को देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 17 अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 विच इज करेक्ट। भुगतान हेतु अनुबंध व्यवस्था के संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारिता के अंतर्गत धारा 17 के अंतर्गत दायित्व सोसाइटी एक्ट 1960 कौन सा सही है? ए, टू द क्रेडिटर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, अपेक्स बैंक कैन गिव रिलैक्सेशन इन एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजन। रजिस्ट्रार अपेक्स बैंक को पूर्व अनुमति से लेनदारों को प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं प्रावधानों के। सेकेंड ऑप्शन है देयर शैल नॉट बी अ रिमाइंडर अगेंस्ट एनी मूवेबल और इमूवेबल acquired by the society will not be free to run the business. सोसाइटी द्वारा अर्जित किसी भी चल अचल संपत्ति पर कोई शीर्ष नहीं होगा, व्यवसाय चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। Any agreement or arrangement which has been confirmed by the registrar shall not be called in the question in the civil court. कोई भी समझौता व्यवस्था जिसकी पुष्टि की हो रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, एनी एग्रीमेंट अरेंजमेंट विच हैज बीन कंफर्म बाय द रजिस्ट्रार शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द सिविल कोर्ट। कोई भी समझौते व्यवस्था जिसकी पुष्टि की गई है रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच एक्ट कैन एन ऑर्डर फॉर मोरेटोरियम बी मेड इन रिलेशन टू ए कोऑपरेटिव बैंक? किसी अधिनियम के तहत सहकारी बैंक के संबंध में अधिस्थगन का आदेश दिया जा सकता है। फर्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियम अधिनियम के अंतर्गत 1949। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत। ऑप्शन सी है इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और ऑप्शन डी है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, जमा बीमा निगम अधिनियम 1961। तो इसका आंसर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी बी कैंसल्ड अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, विच प्रोविजन इज गिवन इन द सेक्शन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? किसी सोसाइटी का पंजीकरण कब रद्द किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत संदर्भ में अनुभाग में कौन सा प्रावधान दिया गया है? सेक्शन 15 के अंदर, 16 के अंदर, 18 के अंदर या 21 के अंदर? तो इसका आंसर है सेक्शन 18 के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत किसी समिति का पंजीकरण रद्द करने पर विचार करें। फर्स्ट है ट्रांसफर द एंटायर एसेट्स एंड लिएबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी टू अदर सोसाइटी, संपूर्ण संपत्ति और देनदारियों को स्थानांतरित करता है एक समाज को अन्य समाजों के लिए।
सेकेंड है amalgamate with any other society, किसी भी अन्य समाज के साथ सम्मिलित होता है। थर्ड ऑप्शन है a society which divides itself into 2 or more societies, एक समाज जो खुद को 2 या 2 से अधिक समाजों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 तीनों होगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the registration of society terminated under Chhattisgarh Cooperative Society Act 1960, in which section has the provision in this matter? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत किस समिति का पंजीयन कब समाप्त किया जाता है, इस मामले में किस धारा में प्रावधान है? 15A, 18A, 16A या 17A? तो इसका आंसर है 18A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ गॉट द पावर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी अंडर छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत किसी समिति के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति किसे मिली है? फर्स्ट है रजिस्ट्रार को, दूसरा है कलेक्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट या फोर्थ है एपेक्स बैंक। तो इसका ऑप्शन है ए, टू द रजिस्ट्रार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी अंडर द छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव एक्ट 1960। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी समिति के पंजीयन को समाप्त करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है within 2 years from the date of assuming charge of government assignee acquire property, asset, book, record and other document to realize the asset and settle the liability। सरकार का कार्यभार संभालने की तारीख के 2 साल के भीतर असाइन संपत्तियों का एहसास करना और देनदारियों का निपटान करने के लिए संपत्ति, पुस्तकें, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन है इट्स पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एट द डिस्क्रिशन ऑफ रजिस्ट्रार बट दिस पीरियड विल नॉट एक्सीड 3 ईयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? रजिस्ट्रार विवेक पर इसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग। तो इसका आंसर है केवल 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है? कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9। सेक्शन 9 है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। सेक्शन 10 है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी और सेक्शन 16 है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर है सी, 4, 3, 2, 1। Thank you. Stay connected. For more updates, join my Telegram channel. Description is given downwards.